हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनस्वी माहेश्वरी और आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे सीए इंटर का कॉस्ट का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आई होप कि आपने एटलीस्ट एक बार को लेक्चर देख लिया या फिर तो सेल्फ रीडिंग कर लिए, इट विल बी इनफ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर एकदम थियरी है। सो लेट्स स्टार्ट रिवाइज टुगेदर। सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये बहुत इसी पार्ट है, जस्ट लेट्स रीड। Cost is the amount of resources given up in exchange of some goods or services। एक अमाउंट है जो एक रिसोर्स है जो कि हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विस उसके बदले में लेते हैं। कॉस्टिंग इट्स इज टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को निर्धारित कैसे करेंगे उसकी टेक्निक या फिर प्रोसेस बोल दो। कॉस्ट अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। पूरी जो प्रोसेस है कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसकी प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। फोर्थ इज कॉस्ट अकाउंटेंसी द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहेंगे? एप्लीकेशन, अप्लाई करना। द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स, मतलब कॉस्ट का जो भी रिलेटेड है प्रिंसिपल मेथड टेक्निक उस सबको अप्लाई करोगे तो हमारा बन जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी। देन फिफ्थ इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एप्लीकेशन करनी है किस किस की? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट वैल्यू, तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट वैल्यू, तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करता है। उसके बाद में सिक्स्थ इज कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है कि भाई अप्लाई करने प्रिंसिपल्स के, प्रिंसिपल को क्यों करना है? तो अकाउंटिंग टू प्लान कर रहा है हमने, फिर उसे अच्छे से मॉनिटर करो और कॉस्ट को कंट्रोल भी करो। कॉस्टिंग हम कर क्यों रहे हैं? कॉस्ट को बचाने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा पैसे कमाए और हमारे खर्चे कम हो, इसलिए हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। इट्स इजी। देन आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कि भाई करना क्यों है, वही बात है, करना क्यों इतनी पड़े, कॉस्ट क्यों निकालनी है। सो फर्स्ट इज असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट को निर्धारित करने, कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे ऐसे नहीं बेच सकते, उसके लिए तो असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटेड, असाइंड एंड असरटेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम असाइन करते हैं। दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी अ यूनिट हो सकता है, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस। कॉस्ट किस किस के लिए हो सकती है? मे बी फॉर यूनिट, जॉब, प्रोसेस, ऑपरेशन, डिपार्टमेंट और सर्विस। ओके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। बेचेंगे कितने में वो तो निर्धारित करना पड़ेगा हमें। थर्ड इज कॉस्ट कंट्रोल, के बचाने हैं पैसे, इसके कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम कॉस्ट असरटेन करते हैं। फोर्थ इज कॉस्ट रिडक्शन। इट मीन्स रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। कॉस्ट रिड्यूस करनी है पर ऐसा टेम्पररी में नहीं, रियल कॉस्ट रिड्यूस करनी है और परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट, पूरी नहीं, एक यूनिट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। ओके, ये कॉस्ट रिडक्शन एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि कितनी कॉस्ट रखनी है कितनी नहीं। ओके, उसके लिए करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हमें देखना है डिफरेंस किसका? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट कंट्रोल के बारे में सब कुछ बता देती हूँ, फिर कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल मीन्स गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ओके, कॉस्ट कंट्रोल कि भाई गाइडेंस भी है और रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है। ओके, फिर है एम्फासिस, पास्ट परफॉर्मेंस किसके बेसिस पे होगा? तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये पता चलेगा ना कि पहले इतना रखा था आप इतना रख सकते हैं, ऐसा पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। फिर इसका अप्रोच होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कि गुजराती में परंपरागत, हिंदी में मतलब
जैसे रखते आए हैं, कॉस्ट कंट्रोल है वैसे ही कि भाई पहले 20 रुपये था तो अभी भी 20 ही रखेंगे, ऐसा होता है, ऐसा कुछ मैं ऐसा समझी, ठीक है। उसके बाद में हम फोकस किस पे करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल में पर्टिकुलर पीरियड पे फोकस करता है कि भाई इतने से इतने टाइम के लिए, परमानेंट नहीं होता है या टेम्परेरी होता है, आगे बात की। यहाँ पर फिर नेचर ऑफ फंक्शन, तो प्रिवेंटिव होता है यानी कि अटका सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल हम अटका सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कॉस्ट को एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। देन कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन मीन्स अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक यूनिट में कम करना है, रियल और परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए। देन एम्फासिस किस पे करते हैं, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंसेस, कि भाई अभी का क्या हाल चल रहा है और फ्यूचर में क्या हमारी परफॉर्मेंस जाएगी, उसके हिसाब से कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अप्रोच कैसा होता है, तो डायनेमिक, जैसी हमारी सिचुएशन होगी कंपनी की या फिर प्रोडक्ट की, उस हिसाब से हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, डायनेमिक होता है, फिक्स्ड नहीं है। फिर फोकस यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर कॉस्ट रिड्यूस करने का होता है। और नेचर ऑफ फंक्शन करेक्टिव होता है, यानी कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हो किसमें, कॉस्ट। उसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि मॉड्यूल के 1.7 पेज नंबर पर है। स्कोप यानी कि कहाँ यूज़ करते हैं भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, इतनी मेहनत कहाँ आप यूज़ कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट इज फॉर कॉस्टिंग टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट को निर्धारित निकालने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस की। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट निकाल ली कर ली, अब अकाउंटिंग आपको प्रॉपर बुक्स तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप की हम बात करें। थर्ड इज ओके, सेकेंड में फिर से रिवाइज करती हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है, कुछ नहीं नाम को इधर उधर करके बोल रहा है। थर्ड इज कॉस्ट एनालिसिस, फाइंडिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियंस इन कॉस्ट, कि भाई मैंने सोची थी इसकी 20 होनी चाहिए, 20 निकलेगी, एक्सपेक्टेड मेरा 20 था, कि कोई साबुन की बात कर लो, सोप, तो उसकी 20 थी लेकिन निकल गई 25, तो अब वेरियंस कॉस्ट मेरी 5 रुपये कहाँ ज़्यादा खर्च की कंपनी ने, तो ऐसा कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। फाइंडिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियंस इन कॉस्ट। फोर्थ इज कॉस्ट कंपैरिजन, कंपेयरिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट, कि भाई सेम प्रोडक्ट का मैं इससे इस मेथड से करूँ, इस मेथड से, किसमें कम कॉस्ट हो रही है, ठीक है, वो देखना है हमें, कॉस्ट रिड्यूस ही करनी है हमें, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, नॉट लेटिंग एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड्स बजटेड कॉस्ट, मतलब मैंने जितनी जैसे सोची थी कि 20 रुपये, तो 25 पे नहीं जाने देना है मेरे को, कंट्रोल करनी है कॉस्ट। फिर कॉस्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि भाई कॉस्ट की रिपोर्ट भी बनानी है हमें, क्यों, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद आवर 7th पॉइंट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, फॉलोइंग रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैट्यूट, अब जो रूल्स है उसको तो हमें फॉलो करना ही है, तो उसके साथ कंप्लाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, फॉलोइंग रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैट्यूट। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको समझा देती हूँ, उसका नेचर कैसा है, तो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिकॉर्ड करना है क्या, कॉस्ट को। एरिया ओनली कॉस्ट और सर्टेनमेंट, के भाई सिर्फ कॉस्ट को ही निर्धारित करना है, कॉस्ट का इतना ही काम है, कॉस्ट ही निकालनी है हमें। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कैसा होता है, पास्ट और प्रेजेंट का डेटा हम रिकॉर्ड करता है। और डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग का। फिर है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं इसमें। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो नेचर कैसा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है, मैनेजमेंट है वो इसलिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग भी करता है एंड कोऑर्डिनेशन भी करता है। और एरिया क्या इंक्लूड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्स और प्लानिंग, ये सब इंक्लूड करता है मैनेजमेंट। कॉस्ट सिर्फ उसका कॉस्ट निकालना ही दिखता था, मैनेजमेंट बजटिंग, टैक्स और प्लानिंग सब इंक्लूड करेगा। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, मैनेजमेंट फ्यूचर की बात करता है क्योंकि उसे डिसीजन लेना है, ठीक है, तो फ्यूचर का डेटा रिकॉर्ड करता है वो। देन डेवलपमेंट, अकॉर्डेंस ऑफ नीड, जैसा मतलब जरूरत है उस हिसाब से मैनेजमेंट करेगा डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे नीड होगी, बिकॉज एट द एंड मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं, डिसीजन लेने के लिए।
उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, तो डोंट फॉलो एनी सेपरेट रूल्स, मतलब एनी कोई स्पेसिफिक रूल्स हमें कोई फॉलो करने की ऐसी जरूरत नहीं है मैनेजमेंट में, जैसे ये सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन, भाई इसमें बहुत सारे डिफरेंस है और देख के जाना क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल होता है, एक्चुअल, ऐसा नहीं है कि कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं है, एक्चुअल जो हो रहा है हम वही देखते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बजटेड होता है, हम पहले बजट बनाते हैं, हमको नहीं पता एक्चुअल में क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो दैट्स द मेन डिफरेंस। अब शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी की, क्या परफॉर्मेंस चल रही है हमारी, सही। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, तो हिस्टोरिकल की बात करता है, एक्चुअल ऐसे ही अजम्पशन नहीं है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम किस पे बात करता है, तो हिस्टोरिकल जो हो गया हमने देखा उस हिसाब से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा। उसके बाद यूजर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, तीन ही इसके यूजर्स। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कौन करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस होता है किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद में टाइम पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर, सबको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के लिए बनाते हैं भाई, हम सीए है तो हमें पता है इतना। तो फिर है प्रेजेंट एक्शन, तो अ सेट फॉर्मेट इज यूज्ड, मतलब एक सेट फॉर्मेट होता है, हमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक फॉर्मेट है, हम वही फॉलो करते हैं ऐसा। 1 सेकेंड। उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, उसके पॉइंट्स की। तो सबसे पहले तो बताया वैसे वो बजटेड होता है, ठीक है, पहले हम बजट निकाल देते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्यों करना है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड, बजट उसी पे से निकलेगा, हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड डेटा पे से। यूजर्स कौन कौन है, इंटरनल मैनेजमेंट, अंदर का मैनेजमेंट को ही पता है ना कि कितना किसमें क्या जाने वाला है, तो इंटरनल मैनेजमेंट। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बोलो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी कभी कभी पता होता है इसके बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट डिटेल्स फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ हम एज अ होल नहीं निकाल सकते, फाइनेंशियल में एज अ होल दिखाना होता है क्योंकि वो पूरी कंपनी की बात कर रहा है, लेकिन कॉस्ट एक पर्टिकुलर यूनिट की भी हम निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब है ना पॉइंट्स जोड़ो तो आपको अच्छे से याद होगा, समझ आएगा कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट डिटेल्स फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है टाइम पीरियड कितना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब कर देंगे, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल के लिए तो होना ही है। फिर प्रेजेंट एक्शन क्या है, तो इन जनरल देयर इज नो सेट फॉर्मेट, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर्मेट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई जनरल फॉर्मेट नहीं है। देन हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, भाई काम क्या करते हो आप, ठीक है। फर्स्ट इज कलेक्शन, इट इज ऑन पेज नंबर 1.11 ऑन मॉड्यूल। सो कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कलेक्शन करना एक तो, और एक्यूमुलेशन किसका, कॉस्ट का, हर एलिमेंट की कॉस्ट हमें निकालनी है। उसके बाद में सेकंड असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन कॉस्ट, कि भाई किसमें कॉस्ट कितनी लगने वाली है वो निकालना है हमें, एट दी एंड हमें कॉस्ट ही डिसाइड करनी है, ठीक है, तो असाइन करना है कॉस्ट को। थर्ड इज एनालिसिस ऑफ डेविएशन इन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड असर्टेन्ड कॉस्ट, एनालिसिस करना है कि भाई मैंने बजट में 20 रुपए रखा था अगर सोप का, तो 25 क्यों हो गया, तो डेविएशन है तो क्यों निकला, वो एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ डेविएशन। Fourth is set up management information system which helps in decision making, मैनेजमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन खड़ी करो जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। काम कौन कर रहा है, फंक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। सेट अप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ओके। चलिए उसके बाद में फिफ्थ इज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इवेल्युएट भी करना पड़ेगा, आप सब काम करें पर इवेल्युएट ही नहीं कर रहे, वो उसकी धुन में जा रहा है, नहीं चलेगा, इसलिए इवेल्युएट ऑफ परफॉर्मेंस। अब यूजर्स, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कौन कर रहा है, तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स आर पॉलिसी मेकर्स, मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ एंड एम्प्लॉयज, ये सब अंदर के बंदे जो हमारे होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर्स है हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स। देखो भाई
रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी गवर्नमेंट समझ लो, क्यों? क्योंकि हमें उसका टैक्स बना, तो वो तो देखेगी हम कितना कमा रहे हैं। फिर शेयर होल्डर, वो हमारे ओनर है, तो उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या पोजीशन है। क्रेडिटर्स और लेंडर्स, हमें अगर कभी पैसे दिएगा तो हम किसके पास देंगे? उनके पास। इसलिए एक्सटर्नल यूजर्स में ये सब आता है। उसके बाद सेवेंथ टॉपिक इज एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कि भाई अच्छी एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम खड़ी करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको। तो इंफॉर्मेटिव कैसी होनी चाहिए वो? तो इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होनी चाहिए। भाई एक्यूरेट सही होना चाहिए, गप्पे नहीं चलेंगे यहाँ पे। थर्ड इज यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि आप एक ही चीज अच्छे से फॉलो करो एंड कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करो, चेंज नहीं करना है बार बार। उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब ऐसा कि कुछ चेंज होता है आप उसको ऐड कर सको, इंक्लूड कर सको, ऐसी बात कर रहा है। फिफ्थ इज फ्लेक्सिबल, हाँ पे इंक्लूड आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए इंसान को भी। तो फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होनी चाहिए एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, कि भाई सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, ऐसा नहीं कि क्या होगा इसका, ट्रस्ट करना है। अच्छा, अगर हम देखें तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं एक पर्सन के साथ कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव एंड सिंपल होना चाहिए, फालतू बकवास नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे दूं और सिंपल रह दूं। एक्यूरेट है, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, फैक्काबाजी नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, तो एक इंसान कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, भाई कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो सीए स्टूडेंट है और यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, 17 लोगों के पीछे मत भाग, एक के पीछे ही भाग। आप समझदार हो, समझ गए मैं किस चीज की बात कर। इसके बाद में इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, रिजिड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहम घमंड से होना नहीं चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए वो। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, चेंज के साथ हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, ट्रस्ट रखो भगवान। दिस इज द सिंपल एग्जाम जो मेरे दिमाग में आया अभी। उसके बाद में आवर 8th टॉपिक इज इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। इंस्टॉल कैसे करेंगे, बिकॉज इतनी बड़ी एंटिटी है। तो before setting up a system of cost accounting, the factors mentioned below should be situated। ये अब factors है कुछ। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्यों करना है आपको, नेचर ऑफ बिजनेस या फिर इंडस्ट्री, नेचर क्या है वो देखना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, क्या है आपकी हायरार्की मीन्स क्या होता है, ऑर्डर में कैसे आपके एम्प्लॉइज लाइक हॉरिजॉन्टल है, डाइन, वो सब आगे देखते। तो ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की क्या है। नोइंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को समझो, कॉस्ट कैसे निकालोगे इसके बिना। नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन मतलब सब मिक्सअप करना, ऐसा कुछ है। आप नोट्स में आप देख नीचे मीनिंग लिखा है मैंने। फिर मेथड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, की आप मेंटेन कैसे करोगे रिकॉर्ड्स को। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट, एट द एंड सब गवर्नमेंट को तो पता नहीं है आपको। एंड इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये सब है कुछ फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग। Then our 9th topic is impact on it in cost accounting. Okay, जो मॉड्यूल में आपको आई थिंक 1.15 पे मिल जाएगा। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, सारी इंटीग्रेशन यानी इकट्ठा हो जाएगी सारी एक्टिविटीज, तब आप उसकी कॉस्ट आसानी से निकाल पाओगे। सेकंड, पेपरलेस एनवायरनमेंट, पेपरलेस हो जाएगा सब कंप्यूटर पीसी में। थर्ड इज, क्योंकि अकाउंट सब बनेंगे ना कॉस्ट में निकालने के लिए। थर्ड इज रिसोर्स प्रोक्योरमेंट एंड मोबिलाइजेशन, यानी रिसोर्स आपको क्या बोलते हैं मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। एंड मोबिलाइजेशन यानी गतिशील रहेगा, काम अटकेगा नहीं आपका, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इतना इतना कॉस्ट है, तो आप पहले से उसका सब मैनेजमेंट करके रखोगे। फोर्थ इज टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिफ्थ इज यूनिफॉर्मिटी के एकीकरण आ जाएगा आप में, ताकि आप कंपेयर भी कर सकते हो। सिक्स्थ इज इमीडिएट कंट्रोल मेजर, आप कंट्रोल कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। एंड सेवेंथ इज एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो चीज वैल्यू एड नहीं कर रही वो एक्सपेंस हम कम कर देंगे ताकि हमारे कॉस्ट कम हो जाएगी उसमें। देन उसके बाद है कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच इज टॉपिक 10। तो कॉस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे को अलग से उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खर्चा निकालना है मुझे। इट मे बी अ प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस, प्रोजेक्ट, कस्टमर, ब्रांड, कैटेगरी, एक्टिविटी, डिपार्टमेंट और प्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है। मेरे को कॉस्ट किसी भी चीज का निकालना हो सकता है। कॉस्ट यूनिट्स,
क्या है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टाइम कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज का कॉस्ट। कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील, कुछ एग्जांपल है, कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील हो गया, कॉस्ट पर मशीन आर हो गया, ये सब एग्जांपल दिए कि ऑटोमोबाइल नंबर में निकालते हैं, सीमेंट तो टन या फिर पर बैग है एटसेट्रा में, केमिकल तो हम लीटर में निकालते हैं, पावर तो किलोवाट में मेजर करते हैं, स्टील टन में मेजर करता है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर में मेजर करता है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर इज फैक्टर और वेरिएबल which affect level of cost, I think affect होगा, which affect level of cost, generally responsible for cost incurrence, कि भाई cost क्यों हम incur कर रहे हैं, तो it is a cost driver उसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या एक्टिविटी है हमारी, लेवल क्या है और वॉल्यूम कितना है, प्रोडक्शन हमें कितना करना है, तभी तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि उनकी भी हेल्प हो सके, और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर कंटेंट रिलेटेड टू अवर CA स्टडी या फिर CA जर्नी। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हो गया, ओके डन, मिलते हैं, बाय बाय।